Good afternoon, students. Today we will do the poem Elegy written in country churchyard written by Thomas Gray. Although we have done this in the class, online classes, but as all the students are not able to attend the online classes, so I am sending this recorded lecture to you. That elegy written into the country churchyard that I told you into the literary devices, the LD that is written into the memory of some person, the person who is dead. तो जब किसी की याद में द पर्सन कोई डेथ हो चुकी है उसकी याद में पोएम लिखी जाती है, उसमें उसको याद किया जाता है, उसकी गुड क्वालिटीज को, वर्च्यूज को. दैट पोएम इज नोन एज एलिजी. इन दिस पोएम थॉमस ग्रे, he is not remembering some one particular person, he is remembering the village forefathers. जो गांव के लोग हैं, forefathers थे, and now they are dead, वो मर चुके हैं, तो उनकी याद में he is writing this elegy, वो इस poem को लिख रहा है. तो the very first scene, the poet is standing into the country churchyard. country churchyard मतलब जो गांव का चर्च है उसके अंदर वो खड़ा हुआ है, and there he is watching the grave of the forefathers. तो उनकी ग्रेव को देखकर ये पोएम वो बोल रहा है. एंड इट इज द टाइम ऑफ द इवनिंग, रात का समय है, शाम हो चुकी है. एंड ड्यूरिंग दैट टाइम द पीपल, द प्लोमैन, द फार्मर्स, दे आर रिटर्निंग टू देयर होम, वापस घर आ रहे हैं. तो उसी सीन को क्रिएट किया गया है. तो जब हम लाइन को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि सीन हमारी आंखों के सामने है. तो इट इज नोन एज द इमेजरी, लिटरेरी डिवाइस. इमेजरी इज बीइंग यूज्ड बाय द पोएट. तो क्या कहते हैं वो देखिए, द कर्फ्यू टोल्स the knell of parting day. तो knell that is the sound of the bells. parting day छिपता हुआ, अंत होता हुआ दिन. तो means it is the evening time, कि शाम हो गई है, घंटियों के बजने की आवाज आ रही है. द लोइंग ब्लीटिंग, आवाज का हर्ड को हर्ड, द लोइंग हर्ड विंड स्लोली ओवर द ली इज द मीडो. तो जो पशु हैं, हर्ड है, पशुओं के झुंड हैं, वो मीडो से चारागाह से वापस लौट रहे हैं और उनके गले में घंटियों की आवाज आ रही है. द प्लोमैन, प्लोमैन इज द फार्मर, द प्लोमैन होमवर्ड प्लॉड्स हिज वेरी वे. वेरी वे यानी टायर्ड. तो सारा दिन का काम करके थक हार के किसान जो है वो वापस घर आ रहे हैं. एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी. और जब ये सब लोग अपने अपने डेस्टिनेशन पर चले गए, घर में चले गए, द हर्ड दे टू देयर होम, टू देयर को शेड, एंड दैट द फार्मर टू देयर हाउसेस. तो गलियां सुनी हो गई है, सुनसान रास्ता है. एंड पोएट सेज दैट दे लेफ्ट द वर्ल्ड टू मीन द डार्कनेस, कि मैं और अकेला संसार जो है वो अकेले रह गए हैं और चारों तरफ जो है वो अंधेरा छाया हुआ है. तो दीज इन दीज लाइन द पोएट ही इज डिस्क्राइबिंग द टाइम. इट इज द इवनिंग टाइम एंड देयर the animals, the herd, they are returning to the village, and in their neck there is the bell. So the sound of the bells is coming to the poet. And similarly the farmers, they are tired because of the whole day work, and they are also going back to their houses. When there is everybody to their destination, they have reached, the world is left to the darkness, and poet feel very sad. And as there is a passive mood, there is you can say the poet is feeling that he is all alone into the dark environment. Then now fades the glimmering landscape on the side. तो जैसे जैसे अंधेरा होता जा रहा है, फेड, फेड यानी धुंधला हो जाना. तो वो जो प्रकाश है उसमें जो लैंडस्केप चमकते थे ड्यूरिंग द इवनिंग टाइम, दे आर बिकमिंग फेड, दे आर बिकमिंग फेड होते जा रहे हैं. एंड ऑल द एयर आर सोलमेन स्टिलनेस होल्ड. तो एयर के अंदर क्या है, देयर इज ए काइंड ऑफ स्टिलनेस, चुप्पी है, साइलेंस है. सेव वेयर द बीटल व्हील्स हिज ड्रोनिंग फ्लाइट. एंड देयर इज अ बीटल, जिसे हम कहते हैं भंवरा कहते हैं. तो वो जब उड़ता है तो उसकी आवाज आती है भू भू की. तो नियर बाय देयर इज सम बीटल हु इज that who is taking its flight, and there is the sound, there is the buzzing sound coming from, and drowsy tinkling lule and distant fall. drowsy जैसे नींद में हो, tinkling again the tinkling of the bells, lule the distant fold, fold यानी some nearby co shed is there,
और वहां से घंटियों की आवाज आ रही है। सेव दैट फ्रॉम योंडर आईवी मेटल टावर, और वहीं पर एक पास में एक टावर है, एंड देयर आउल इज सिटिंग, जो कहीं दूर बैठा हुआ है। द मोपिंग आउल, मोपिंग इज द कंप्लेनिंग, शिकायत करता हुआ आउल यानी उल्लू। डज द मून कंप्लेन, that owl, he is sad and he is complaining to the moon of such as wandering near her secret bower, कि ये कौन है जो उसके जगह, उसके पास जो उसका सीक्रेट प्लेस है, जहां पर कोई उसका आता नहीं था, जो उसका शासन था जहां पर, वो वहां पर घूम रहा है। कौन घूम रहा है? ये पोएट घूम रहा है। एंड मोलेस्ट डिस्टर्बिंग, मोलेस्ट इज डिस्टर्बिंग, जो भंग कर रहा है हर एंशियंट सॉलिटरी राइन, हर किंगशिप ही इज डिस्टर्बिंग। तो यहाँ पर पोएट जो है फिर से वही एक उदास सीन है, शाम का समय है, संध्या का समय है, एंड एवरीबडी इज रिटर्निंग टू देयर हाउस, अपने अपने घरों में वो लौट रहे हैं। द एनिमल्स, द हर्ड, दे रिटर्न टू देयर डेस्टिनेशन, एंड द प्लोमैन, दे आर टायर्ड, दे रिटर्न, एंड इन दैट टाइम द पोएट ही स्टैंडिंग ऑल अलोन इन द डार्कनेस। तो कुछ नहीं है वहां पर, बिकॉज even the landscapes, they get fade due to the darkness. The landscapes, they were shiny, they were bright during the night, during the daytime, but during the night time they are appearing all sad and silent. There is the stillness into the air, and at that time a beetle who is flying there, he is making its buzzing sound, and some voice, the voice of the tinkling of the bells, it is coming from a cow shed that is at a distance from there, from the poet. And then the poet saw a tower on which a owl is seated. The owl is sad and he is complaining to the moon, why this person, person यहाँ पर poet है, why this person, he has come here to his the owl's secret place, and that poet is disturbing his kingship, that poet is disturbing his rhyme, his rule, उसके disturb कर रहा है। तो ये line जो है, that they create a beautiful imagery, the image of the night time, it comes before our eyes. Secondly, the poet is mentioning here three sounds in these lines. तीन आवाजें आ रही हैं अलग अलग तरह की. The first sound is the sound of the beetle, second is the sound of the bells, and third there that the third is that that the owl that is complaining. And here personification is also used by the poet, because owl, that is an animal and it is complaining, it means it is being used as a person, कि जैसे person complain करते हैं, तो personification is used by the writer. In the next lines, see beneath those rugged elms, तो यहाँ पर जो poet है वो फिर से वही कंट्री यार्ड, जो चर्च यार्ड है, उसका सीन दोबारा से वहां पर बता रहा है कि वहां पर क्या है कि जो फोर फादर हैं, दे आर इन द ग्रेव, अभी वो कब्र में लेटे हुए हैं। तो द पोएट डिस्क्राइब द सीन की जो उनकी ग्रेव्स है, व्हाट काइंड ऑफ कंडीशन इट हैज, कि उनकी ग्रेव की कंडीशन कैसी है, चर्च यार्ड की कंडीशन कैसी है। ही सेज beneath those rugged elm is a kind of tree, so beneath this rugged very old tree it is, rugged elm, and ये tree shade, तो under the shade of these two tree, दो पेड़ हैं, एक एल्म के हैं, एक ये ट्री है, उनकी जो छाया है उसके नीचे, where heaves the turf, turf is the grass, where the heaves the turf in many a mouldering heap, mouldering heap है मिट्टी के ढेर, तो मिट्टी के ढेर कोई और नहीं है, वो जो ग्रेव्स हैं वो कच्ची मिट्टी से बनी हुई है, उनके ऊपर कोई मार्बल नहीं लगा हुआ, स्टोन नहीं लगा हुआ, और कच्ची होने की वजह से क्या हुआ कि देयर इज ग्रास ऑन द ग्रेव्स, ग्रेव्स के ऊपर घास जम गई है, एंड ईच इन हिज नैरो सेल फॉर एवर लेड, हिज का मतलब है यहाँ पर पूर्वज, गांव के जो पूर्वज हैं, दे आर लेइंग इनटू देयर नैरो सेल, जो उनकी तंग भीड़ी कब्र हैं, ग्रेव्स हैं, वो उसके अंदर लेटे हुए हैं। कौन लेटे हुए हैं? द विलेज फोर फादर, द रूड फोर फादर ऑफ द हैमलेट स्लीप, रूड का मतलब होता है रूखा, पर यहाँ पर रूड का मतलब रूखा नहीं है, यहाँ पर रूड का मतलब है द सिंपल फोर फादर्स इन द हैमलेट, हैमलेट इज द विलेज, कि गांव के वो जो सिंपल लोग थे, बूढ़े लोग थे, दे आर स्लीपिंग हियर, वो यहाँ पर सोए हुए हैं। तो अगेन द ब्यूटीफुल इमेजरी इज हियर in these line, again the poet is addressing to the village forefather, he is telling about their simplicity, these forefather they are dead now, and the poet says that in the churchyard there are the beautiful trees, there are the very old trees
of the elm and yew, and that they are shady, and under the shade of these trees there are the graves. On the graves of the forefather now there is the turf of the heavy grass, but he says that under this grass these forefather they are lying under the graves they are narrow cells, कोई बहुत बड़ी चौड़ी नहीं है, they are narrow into the size, and here in these graves the simple forefathers, the simple villager, the poor villager of the village, they are sleeping now. तो now sleeping is the death डेथ की बात हो रही है कि वो अब मर चुके हैं। आगे क्या कहता है वो देखिए, द ब्रिजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न। तो अगली लाइनों में वो डिफरेंस बता रहा है कि जो फोर फादर अब मर चुके हैं, जिनकी डेथ हो गई है, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम द लिविंग बीइंग, कि उनका तो इन दीज लाइन देयर इज अ कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट बिटवीन द लिविंग एंड द डेड, कि क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर। तो ही सेज दैट कि जब इंसान जिंदा होता है तो एवरीथिंग ही टेक हिज ब्रेकफास्ट, he do his whole household work, and the family member, wife, children, they wait for their return. But now the poet says that because they are dead, now nobody there to wait for them. As he says, the breezy call of incense breathing morning. Incense is the full of fragrance, खुशबू से भरी हुई। तो जो सुबह की हवा होती है, जो खुशबू से भरी हुई होती है, that now nobody is there to take that breath, तो उस ब्रीज को फील करने के लिए अब कोई नहीं है, उसको फील करने के लिए कोई नहीं आएगा। एंड नाउ द swallow twittering from the straw built shed, और वो जो चिड़ियाएं जो अपने घास फूस के बने हुए घोंसले से चहचहाया करती थी, या फिर द cock's shrill clarion, श्रिल तीखी, क्लैरियन दैट जो उसकी कॉक की आवाज होती है, बोलने की आवाज होती है, मॉर्निंग कॉल जब सुबह उठ के मुर्गा बाग देता है, और द इकोइंग हॉर्न, या फिर जो शंख की आवाजें आती हैं, दैट नो मोर शेल राउज देम फ्रॉम देयर लोली बेड, अब कोई भी चीज उनको उनके बिस्तर से, बिस्तर कौन सा है यहाँ पर, बिस्तर इज द डेथ बेड से उठा नहीं सकती। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द लिविंग एंड द डेड। The poet says that everything is going on, every activity is going on, but as the forefathers are dead, so now the fragrant morning air, the fragrant breeze of the morning, even the twittering of the swallows, and even the call of the cock, that cannot make them rouse from their bed, because they are dead, nothing can bring them back to the life, कोई भी चीज उन्हें वापस जिंदा नहीं कर सकती और जीवन के पास दोबारा से उनको लेकर नहीं आ सकती। फिर वो आगे कहता है, फॉर देम नो मोर द ब्लेजिंग हर्थ शेल बर्न, हर्थ इज द चूल्हा, मिट्टी का चूल्हा, जिसे हम कहते हैं अर्थन, अर्थन जो मिट्टी के चूल्हे पे रोटियां बनाया करती हैं लेडीज। सो फॉर देम नो मोर द ब्लेजिंग हर्थ शेल बर्न, नाउ नो वाइफ इज गोइंग टू कुक food for them, no wife is going to prepare food for them, और busy housewife ply her evening care, और जैसे शाम के समय वाइफ जो है जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करती है, ड्यूटीज खत्म करती हैं, बिकॉज दे फील दैट देयर हस्बैंड्स आर अबाउट टू रिटर्न, बट नाउ दे आर डेड, सो नो हाउसवाइफ विल डू देयर इवनिंग केयर, सो नो चिल्ड्रन रन टू लिस्प देयर सायर रिटर्न, कोई भी बच्चा अपनी तुतलाती आवाज में नहीं कहेगा कि उनके पापा आने वाले हैं, बिकॉज नाउ दी forefathers are dead, or climb his knees and envied kiss to share, envied is the jealous, और जैसे बच्चे पापा आने पर भागते हैं, दो तीन बच्चे होते हैं तो दे स्ट्रगल विद ईच अदर, दे एक दूसरे से एनवियस फील करते हैं कि मैं पापा के घुटनों पर चढ़ूंगा, पहले मैं चढ़ूंगा, बट नाउ उनके लिए कोई इस तरह से जेलस फील नहीं करेगा, कोई उनके लिए स्ट्रगल नहीं करेगा। तो अगेन इन दिस लाइन ही इज डिस्क्राइबिंग व्हाट इज द डिफरेंस नाउ बिटवीन द लिविंग एंड द डेड। व्हेन दे वर लिविंग everything was done for them, the wife, they were waited for their husbands, the children, they run for their father, but now they are dead, so the poet says that no hearth is going to be burned for them, कोई भी चूल्हा उनके लिए नहीं जलने वाला, and no wife that they have to perform their evening care for the
forefather because the forefathers are now dead. Even the children, they will not call that their father is about to return, and no children will feel jealous or feel envious to share the kiss of their father. तो तब वो गुजर चुके हैं, मर चुके हैं, and they are now into the grave. They are into the grave of the country churchyard. अब उनकी क्वालिटीज बताता है कि इन फोर फादर्स की क्या क्या क्वालिटीज थी. He says that oft did the harvest to their sickle yard. When they were living, जब वो जिंदा थे, they were strong, वो बहुत मजबूत थे, तो उन्होंने उनकी जो दाती का प्रहार था उसके आगे फसलें झुक जाती थी. The harvest to their sickle yield. Their furrow that the plow they have, जो हल था उनका, उससे their furrow, उदाल जिसे कहते हैं, their furrow oft यानी often, their furrow oft the stubborn glebe. Stubborn is the hard, glebe is the ground. Stubborn glebe जो है that broken, जो उनका प्लो था उसने हार्ड भूमि को तोड़ा. दैट देयर फ्यूरो ऑफ्ट स्टबर्न ग्ली हैज ब्रोक. तो जो भूमि होती है उसको खोदते थे अपनी कुदाल के साथ में स्ट्रॉन्ग उससे. हाउ जोकंड इज द फुल ऑफ एंथुसियाज्म. हाउ जोकंड डिड दे ड्राइव देयर टीम ए फील्ड. तो व्हेन द फार्मर गोज फॉर द फार्मिंग वर्क, तो अकेले नहीं जाते हैं वो लोग, तो अपने साथ साथ किसको लेकर जाते हैं, अपनी पूरी टीम को लेकर जाते हैं. तो then these forefathers they were living, they full of enthusiasm, they driven their team to the fields. तो पूरे enthusiasm के साथ भरकर वो अपनी टीम को जो है अपने खेतों में लेकर जाया करते थे. That's why team how bowed the woods beneath their sturdy stroke. And even when they were living, they were so strong that इतने ताकतवर थे कि उनके प्रहार के आगे जो है वो भी झुक जाते थे. वुड्स, पूरा पेड़ जो है वो भी उनकी एक्स के प्रहार के आगे झुक जाया करते थे. तो in these line he is telling about the strength and the power of the village forefather. Although they are dead now, अब वो मर चुके हैं, but in these line the poet is glorifying their strength. उनकी strength को glorify कर रहा है. He says that when they were living, जब वो जिंदा थे, they were the very powerful human being because before their sickle, their crops that bend, they harvested the crops with the help of their sickle. And secondly, they dug the hard ground with their furrow. With their furrow, they dug with their plow, they dug the hard ground of the earth, and then they lead the team to the fields for the farming work, and they were full of enthusiasm at that time. They were so strong that before the axe, before the stroke of their axe, the strongest wood, the strongest trees of the wood that has bent. तो मतलब चाहे वो गांव से रहने वाले लोग थे, they were the simple people, but they never disturbed, they did the work that equal to the living human being. They were no less than any human being. किसी से कम नहीं थे, किसी से वो उन्होंने जब वो they are dead now, but when they were living they performed every kind of task. उन्होंने हर तरह का जो है काम किया. ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कहता है. Let not ambition mock their useful toil. तो यहाँ पर एक वो ग्लोरीफाई कर रहा है forefathers that he is giving the message to the human being कि चाहे ये लोग गांव के थे, रूरल थे, पर तुम लोगों को उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए. He says that let not ambition. Ambition is the ambitious man, great man of the cities. मोह होता है मजाक उड़ाना. तो तुम लोग जो है उनका मजाक मत उड़ाओ, उनकी यूजफुल टॉयल का, उनकी मेहनत का मजाक मत उड़ाओ. देयर होमली जॉय, होमली का मतलब है यहाँ पर सिंपल खुशियां. उनकी जो खुशियां थी वो सिंपल थी, सादी थी. एंड देयर डेस्टिनी ऑब्स्क्योर. डेस्टिनी इज द भाग्य, ऑब्स्क्योर यहाँ पर है अननोन. हाँ, वो सिंपल थे और उन्हें कोई जानता नहीं था. नोर ग्रैंडियोर हियर विद द डिस्डेन स्माइल. परंतु फिर भी यू ग्रैंडियोर, ग्रैंडियोर का मतलब द ग्रेट पीपल या पीपल ऑफ प्रेस्टीज एंड पावर, उनके ऊपर हेटफुली हंसो मत, उनके ऊपर घृणा से हंसो मत. द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर. क्योंकि ये जो बेचारे गांव के गरीब फोरफादर्स थे, देयर लाइफ वाज शॉर्ट एंड सिंपल. एनल इज द लाइफ स्टोरी, जीवन
की कहानी, बिकॉज द लाइफ स्टोरी ऑफ दीज पीपल, द एनल ऑफ दीज पुअर पीपल वाज सिंपल एंड शॉर्ट। तो आगे इन दीज लाइन जो पोएट है वो फिर से हम क्या कर रहे हैं, वो ग्लोरीफाई कर रहा है, डिग्निफाई कर रहा है लाइफ ऑफ द विलेज फोर फादर। इन द एडिशन टू दिस ही इज गिविंग ए मैसेज दे रहा है कि द पीपल ऑफ द पावर एंड प्रेस्टीज दे शुड नॉट लाफ एट द कॉमन एंड द पुअर पीपल, उनके ऊपर हंसना नहीं चाहिए। ही सेज दैट यू एम्बिशियस मैन, you should not make fun of the useful toil, useful hard work of these poor people. Although their joys were simple, their life was unknown. Many people do not know about them, but these people, they were the simple people. Their life story was simple. You should not feel hatred, you should not feel disdain, you great people. कि अमीर होंगे पर तुम गरीबों का मजाक मत उड़ाओ, उनके ऊपर घृणा से मत हंसो। तो हम इसमें स्पेशल पॉइंट में यही कहेंगे कि देयर इज द काइंड ऑफ कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट। पहले में उसने बताया कि लिविंग और डेड के बीच में क्या डिफरेंस है, और अब इसके अंदर ये बता रहा है कि पुअर रिच में, द रिच पीपल दे हैव ग्रेट स्टोरीज बट द पुअर पीपल दे डोंट हैव वेरी ग्रेट स्टोरी अबाउट द लाइफ, बट देयर लाइफ इज सिंपल, बट सिंपल इट इज सोबर एंड इट इज अट्रैक्टिव। देन अगेन क्या डिफरेंस है अमीर गरीब में, प्रेस्टिजियस पुअर के अंदर, वो फिर से हमारे आगे इसको इस बात को जस्टिफाई कर रहा है। तो ये अगला पैरा बेटा नेक्स्ट लेक्चर में इसके साथ ही करूंगी, क्योंकि ज्यादा बड़ा वीडियो होने पर वो पहुंच नहीं पाता है, तो स्टॉप मैं अभी कर रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट जस्ट इसके बाद मैं इसको डाल दूंगी।